एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारी जूलॉजी के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। उससे पहले आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको कोई डाउट है या फिर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फ्री के बुक्स हैं, फ्री नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, ये टॉपिक आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, बट आई नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी क्लियर नहीं होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि बेसिक से बेसिक जाकर आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल था, ठीक है, और आपने उस डीएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके दो डीएनए मॉलिक्यूल और बना लिए। मतलब कि एक और एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल आप बना रहे हैं, एक का दो कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मियोसिस माइटोसिस जैसे उसमें होता है कि हम एक सेल को दो सेल में, दो डॉटर सेल में जो है ग्रो करवाते हैं, ठीक है, डिवाइड करवाते हैं। उसी तरीके से डीएनए हमारा क्या हो रहा है, एक से दो बन जा रहा है। अब एक बात बताइए, हमारी जो पूरी लिविंग बींग्स हैं, सारे लिविंग बींग्स हैं, उनका एक मेजर फंक्शन क्या है? उनका सबसे मेजर फंक्शन क्या है? रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना, जिससे कि उनका डीएनए इस एनवायरनमेंट में, इस यूनिवर्स में बचा रहे। तो सबसे बेसिक जो हमारा फंक्शन है एज अ लिविंग बीइंग वो क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हर एक लिविंग बीइंग के अंदर होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो। कोई भी जिंदा चीज़ है तो उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन अकर करेगा। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किसी भी वैरायटी में आप बेसिक से बेसिक लेवल पे जाइए या आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जाइए, डीएनए रेप्लिकेशन आपका हमेशा होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल। अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे मैंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म में अकर करेगा और ये मदद किस चीज़ में करता है? जो जेनेटिक मटेरियल है उसे बनाए रखने में मदद करता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो हमारा जेनेटिक नॉलेज है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसे पहुंचाने का काम डीएनए करता है और डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू करता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी and most crucial processes in any living being, in any life science event. Okay, DNA replication सबसे important process है और always semi conservative, मतलब कि हमेशा ये आधा जो DNA रहेगा अपने पेरेंट का उसको कंजर्व करेगा और आधा नया बनाएगा। इसके बारे में हम अभी और आगे पढ़ेंगे। Begins at special sequence of DNA called origin of replication। ठीक है, अब मैं आपसे एक बहुत बेसिक बात पूछूंगी, आप मुझे उसका ऑनेस्टली जवाब देने की कोशिश करिएगा। आप शायद वो जवाब दे दें, शायद ना दे पाएँ। ठीक है, ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया था, प्लीज़। जीन, ठीक है, डीएनए, क्रोमोसोम, हम ये सारे वर्ड्स जो है इंटरकनेक्टिवली हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग हम में से कितने लोग समझते हैं, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा ये है कि जीन, डीएनए और क्रोमोसोम, इन तीनों में जो सबसे बड़ा साइज़ का है वो कौन सा है? जीन में, डीएनए में, क्रोमोसोम में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा है? मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि साइज वाइज इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, जीन को, डीएनए को, क्रोमोसोम को, तो आपका आंसर क्या होगा? तुरंत अभी आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अब मैं आंसर बताती हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है, ये है आपका डीएनए। ठीक है, बेसिकली ये आपका शुगर होता है
अगर आपने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आपको मे बी ना समझ में आए, बट मैं फिर भी जो है सिंपल रखने की कोशिश करी हूँ। ये आपका हो गया शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में ना, ठीक है। ये हो गया आपका बेस। बेस में क्या होगा आपका एडेनिन हो गया, ठीक है, थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया। इन चारों में से एक कोई बेस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, फॉस्फेट। बेसिकली यही तो आपका न्यूक्लियोटाइड है। अब ये यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता जाता है और यही आपका बना देता है डीएनए, ठीक है। और यहाँ से बेस एक दूसरे से, मान लीजिए यहाँ पर ए है तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इधर वाले से जुड़ जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से डीएनए आपका फॉर्म हो जाता है। अब ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके, डीएनए क्लियर हो गया ना हमारा। डीएनए सबसे बेसिक यूनिट है, जैसे कि एक किसी ऑर्गेनिज्म में सेल होता है उसी तरीके से इसमें हमारा डीएनए है। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, डीएनए है। जैसे सेल बिल्डिंग ब्लॉक होता है तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, ठीक है। उसी तरीके से डीएनए में जब हम हिस्टोन प्रोटीन ऐड कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, पैक कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, डीएनए और हिस्टोन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। डीएनए की पैकिंग के लिए हम हिस्टोन प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और उसी स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब चलिए, डीएनए क्रोमोसोम तो पता चल गया। अब बात आती है जीन क्या होता है, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, वो क्या होता है। तो ये है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। ये है आपका क्रोमोसोम। डायग्राम उतने अच्छे से नहीं बन रहा है बट आप समझ सकते हो, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में कोई एक स्पेशल लोकस ऐसा होता है, मान लीजिए ये जो इतना दूर का डीएनए है, ये ऐसा डीएनए है कि ये क्या कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है या कुछ स्पेशल फंक्शन है इसका, तो उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। कोई फंक्शन जिसका रहता है, जैसे डीएनए से, तो ये पूरा डीएनए से बना हुआ है क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए हिस्टोन, ठीक। लेकिन उसमें से सारे फंक्शनल नहीं होते, इसीलिए जीन को क्या कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट है डीएनए का या क्रोमोसोम का। मतलब जो सीक्वेंस डीएनए का हमारे किसी काम आए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जिसका कोई फंक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन बनाए तभी फंक्शन है, बाकी और भी कई तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे रेगुलेशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपके दिमाग में एक रहे कि हाँ, डीएनए है, फिर क्या है, जीन है, फिर क्रोमोसोम है, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ जाइए। अब कितने लोगों ने सही आंसर दिया था ऑनेस्टली मुझे बताइएगा। तो चलिए, सिंथेसिस इलॉन्गेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज ऑलवेज 5 प्राइम to 3 प्राइम। अब देखिए, इसमें दिया है कि जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। हम सब ये बात पढ़ते आते हैं कि 5 प्राइम से 3 प्राइम पे डायरेक्शन होती है, लेकिन क्यों होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम क्यों नहीं हो सकती। तो इससे भी समझ लेते हैं। अब हमें पता करना है कि जो हमारा डीएनए है वो हमेशा 5 प्राइम to 3 प्राइम ही क्यों बनाता है। रेप्लिकेशन जब होता है, मतलब स्ट्रैंड का फॉर्मेशन ही तो रेप्लिकेशन है। एक नया स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये हमेशा 5 प्राइम to 3 प्राइम क्यों होता है। अब इसके लिए हमें फिर से उसी स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर से डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये है हमारा शुगर, ठीक है, ये है हमारा शुगर। अब शुगर के पास है कार्बन्स, तो कार्बन जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा बेस लगा हुआ है, यहाँ पे बेस लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ है OH, 3 प्राइम पे लगा हुआ है OH, ठीक है। और उसके बाद में हमारा 5 प्राइम पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। 5 प्राइम पे क्या लगा हुआ है हमारा, फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। 5 प्राइम पे फॉस्फेट लगा हुआ है। मतलब ये जो 3 प्राइम और 5 प्राइम है, ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बेसिकली कार्बन का हमारा नंबर इंडिकेट कर रहा है कि हम किस कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्राइम पे क्या है, OH है, और 5 प्राइम पे क्या है, फॉस्फेट है, ठीक है। ये तो एक डीएनए, एक तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। अब सोचिए कि आपको एक पूरी मतलब स्ट्रैंड बनाना है, तो यहाँ पे एक पहला शुगर, जैसे पहला न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ठीक है।
इसे मैं बस P से डिनोट करना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका O है। अब यहाँ पे एक और आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यहाँ पे O है और यहाँ पे P है। अब जो फॉस्फेट है ये पूरी तरह से ऑक्युपाइड है, मतलब ये जो है इसके सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसके सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। मतलब इसके पास कोई भी फ्री एंड नहीं है, ये जो है किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब इसके पास कोई फ्री एंड नहीं है तो ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब बात आती है OH की, H है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को लूज़ करना बहुत आसान है। तो ये वाला OH जो रहेगा क्या करेगा, हाइड्रोजन को लूज़ कर देगा, ठीक है, और अटैक करेगा इस फॉस्फेट पे आके। रुकिए मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो 3 प्राइम का हमारा OH था वो अटैक किस पे कर रहा है, नेक्स्ट वाले के 5 प्राइम के फॉस्फेट पे, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले के 5 प्राइम के फॉस्फेट पे। ये देखिए इस तरीके से अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा और इन दोनों को जोड़ देगा, ठीक है। मैं एक नई इमेज बनाती हूँ। इन दोनों को क्या करेगा, जो सपोज करिए जैसे ये हमारा A वाला था और ये हमारा B वाला था, तो अब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए, यहाँ पे जुड़ गए, और यही हमारा क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा क्या होता है, 3 प्राइम OH of 1 DNA attacks on the of 1 nucleotide attacks on the 5 prime phosphate, ठीक है, 5 प्राइम फॉस्फेट। तो हमेशा इसी तरीके से ये अटैक चलता रहता है। तो ये जो आपका 3 प्राइम OH वाला जो है, ठीक है, इसका जो 5 प्राइम का फॉस्फेट है वो हमेशा क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए आपका चेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, न्यूक्लियोटाइड की बात करें, यहाँ पे D है, ठीक है। अब जो हमारा A था, ठीक है, A का OH अटैक करेगा B पे, A का OH अटैक करेगा B पे, B का OH अटैक करेगा C पे, C का OH अटैक करेगा D पे, ठीक है। अब D का जो OH है वो खाली हो गया और A का जो फॉस्फेट है वो खाली रह गया। अब आपको समझ में आया। तो ये हो गया आपका 5 प्राइम, क्योंकि फॉस्फेट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, 5 प्राइम पे, और ये हो गया आपका 3 प्राइम, क्योंकि OH कहाँ पे है, आपका 3 प्राइम पे है। तो ये बेसिकली हमेशा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे OH2 फॉस्फेट होता है, ठीक है। हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन OH2 फॉस्फेट होता है। अब ये होता है तो यहाँ पे आपका एक जो OH है उसका फॉस्फेट खाली रह जाता है, और यहाँ पे जिस फॉस्फेट पे अटैक हुआ है उसका OH खाली रह जाता है। इसीलिए हमेशा जो हमारा मतलब हम डिनोट करते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाता है, ठीक है ना। इसे हम इस तरीके से बताते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेशन हो रहा है। इसका सिंपली ये मतलब है कि जो हमारा 3 प्राइम OH है वो अटैक कर रहा है 5 प्राइम फॉस्फेट पे, इसलिए शुरुआत में हमारा फॉस्फेट खाली रह जाएगा और लास्ट में हमारा OH खाली रह जाएगा, और इसी तरह से हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन क्यों होती है, क्योंकि ये समझ लीजिए आपका फ्री वाला फॉस्फेट है और ये है आपका फ्री वाला OH, ठीक है ना। अब आपको इस तरह से समझना होगा कि 5 प्राइम पे हमारा फॉस्फेट छूटा हुआ है और यहाँ हमारा लास्ट में OH छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में अभी इतना ही मैं बता रही हूँ आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बाकी एक एक चीज़ों की बारीकी पे हम लोग जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।